A lovely good afternoon to all. I hope you have had a great cup of coffee and tea and ready for today's session. Our today's session is on rating scales. So we'll be waiting for a minute or two for all the people to get joined, and then we'll start the session for today. Okay? So I hope we should start our session now. For those who have joined late, our today's session is based on the rating scales. Now, if I ask you, what is a rating scale? Basically, a rating scale is defined as a technique through which the observer or the rater categorizes the person on a continuum represented by a series of continuous numerals. See, being a mental health professional, हम clinical settings में बहुत सारे tests use करते हैं. May it be a psychological test, जैसे questionnaire हमने use कर लिया, या कोई IQ testing use कर ली. तो ये सब when we combine all these, we get a series of rating scale. ठीक है? बेसिकली जो रेटिंग स्केल होती है वो एक पर्सन को कैटेगराइज करती है. उसमें हम कॉन्टिन्यूअम भी यूज कर सकते हैं. कॉन्टिन्यूअम मतलब एक कॉन्टिन्यूअस सीरीज होती है, उसमें ऑप्शंस होती है. जैसे suppose we can say based on severity, if the symptoms in a questionnaire are based on severity, तो हम उसमें जो हमारे पास पेशेंट आता है उसमें हम टिक करते हैं कि जो उसका जो वो सिम्टम है पर्टिकुलर, वो माइल्ड है, मॉडरेट है, सेवियर है, एक्सट्रीम है. ये होती है हमारी कॉन्टिन्यूअस सीरीज. ठीक है? अ रेटिंग स्केल usually has 2, 3, 5, 7, 9 points on a line with
डिस्क्रिप्टिव कैटेगरी इन द मिडल ऑफ द कॉन्टिन्यूअम टू। कॉन्टिन्यूअम में जो दो उसके एंड होते हैं वो एक्सट्रीमिटीज होती है, और जो मिडल में उसके पॉइंट्स होते हैं वो डिस्क्रिप्टिव कैटेगरी के होते हैं। जैसे मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया, सबसे लेफ्ट पॉइंट, सबसे लेफ्ट एक्सट्रीम पे आएगा माइल्ड या नो सिम्टम, और सबसे राइट एंड एक्सट्रीमिटी पे आएगा सेवियर एक्सट्रीम सिम्टम। तो उसके मिडिल में डिस्क्रिप्टिव हो जाएंगी, माइल्ड, मॉडरेट, एक्सट्रीम। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक यहाँ पर इलिस्ट्रेशन दी है, जो पॉजिटिव एंड है वो है स्ट्रांगली अग्री, और जो नेगेटिव एंड है वो है स्ट्रांगली डिसएग्री। जो मिडिल पार्ट है उसमें न्यूट्रल है। इसमें सिर्फ 3 पॉइंट्स का जो कॉन्टिन्यूअम है। वी कैन the some of the tests or rating scale may contain 5, 7, 9 or maybe 11 points also. It depends on the rating scale. कईयों में 2 भी होता है, उसको हम कहते हैं डाइकोटोमस, फिर 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, ऐसे। A psychological test is a standardized procedure to measure one or more aspects of a trait by means of a sample of verbal or non-verbal behavior. Psychological tests जो होते हैं, जो हम अपने clinical setting में use करते हैं, वो standardized होते हैं. It is very important for a psychological test जो हम use कर रहे हैं अपनी setting में, it is very important to be standardized. अब standardized का मतलब क्या होता है? उस टेस्ट के प्रॉपर नॉर्म्स बने होने चाहिए, रूल्स बने होने चाहिए, कौन सी एज ग्रुप के लिए यूज होना है वो बने होने चाहिए, प्रॉपर स्कोरिंग होनी चाहिए। इसे हम कहते हैं, अगर ये सब होता है प्रेजेंट, तो दैट मीन्स द टेस्ट वी आर यूजिंग इज स्टैंडर्डाइज्ड. Basically, 2 terms are used for a psychological test to be standardized. First is reliability and second is validity. अब आप बोलेंगे कि reliability और validity का क्या मतलब होता है? Reliable, a test which is reliable can be used on the population for more than one time. फॉर एग्जाम्पल, मैं अब आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। हमने एक पर्सन पे टेस्ट किया, साइकोलॉजिकल टेस्ट किया कोई भी, विच इज स्टैंडर्डाइज्ड। अगर हम वही सेम टेस्ट दोबारा करेंगे आफ्टर अ गैप ऑफ 15 days, तो उसका जो रिजल्ट है वो जो पहले हमने टेस्ट किया था, इट शुड बी ऑलमोस्ट मैचिंग with the test we have conducted for the first time. दोनों का रिजल्ट अगर सेम होगा, that means the test is reliable, कि हम उस पर रिलाय कर सकते हैं। ठीक है, और फिर क्या होगा कि हम दूसरी पॉपुलेशन पर भी हम वो टेस्ट हम ट्राई करके हम वो कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। Is my screen visible to you guys? Okay. Yes, ma'am. It is visible. You are showing PPT. Second था हमारा standardized में validity. Now what is validity? Validity माने जो साइकोलॉजिकल टेस्ट जिस चीज के लिए बनाया हुआ है, जिस चीज को मेजर करने के लिए वो टेस्ट बनाया हुआ है, वो टेस्ट वही चीज मेजर कर रहा है। अब फॉर एग्जांपल एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है आईक्यू टेस्ट। वो आईक्यू टेस्ट है, अगर तो बच्चे की या एडल्ट की IQ को टेस्ट कर रहा है, that means it is a valid test. For example, अगर हम कहें एक छोटे बच्चे का हम मैथमेटिकल टेस्ट ले रहे हैं, मैथ्स में टेस्ट ले रहे हैं, पर हम उसको डाल क्वेश्चंस रहे हैं साइंस के, that is not a valid test, क्योंकि हमने तो उसकी मैथमेटिकल
मैथमेटिकल उसकी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करना था, बट वी आर गिविंग हिम the science questions to understand his mathematical understanding, which is not a valid test. So a psychological test must be reliable. कि मतलब हम अगर एक पर्सन पर उसका टेस्ट एक स्कोरिंग एक टाइम पे उस टेस्ट की स्कोरिंग आ रही है, तो अगर हम दूसरे टाइम भी वो यूज करेंगे तो उसकी ऑलमोस्ट सिमिलर स्कोरिंग आनी चाहिए, तभी वो रिलायबल होगा। और जो जिस चीज को मेजर करने के लिए वो टेस्ट बनाया गया है वो वही मेजर कर रहा है, तब वो टेस्ट वैलिड होगा। The term psychological test refers to a device or a procedure designed to measure variables related to psychology. जो psychological tests हैं वो different variables को measure करते हैं, जैसे कि intelligence, personality, creativity, attitude, aptitude. There are many tests. The behavior sample could range from responses to a pen and paper questionnaire to oral responses to questions to performance of some task. अब जो हमारा क्लाइंट है या पेशेंट है, हमारे जो टेस्ट्स होते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट्स, वो कैटेगराइज्ड होते हैं ऑन द बेसिस कि या तो वो पेपर एंड पेंसिल टेस्ट हो सकते हैं कि जो पेशेंट है, जो क्लाइंट है, वो खुद फिल कर दे, या फिर ओरल उनके रिस्पॉन्स हो सकते हैं। वी कैन आस्क देम द क्वेश्चंस एंड दे हैव टू गिव अस द आंसर्स ओरली, या फिर नॉन वर्बल टेस्ट्स होते हैं जिसमें जो कि ज्यादातर यूज होते हैं विद द इलिटरेट पॉपुलेशन एंड विद द चिल्ड्रन, जो मतलब छोटे होते हैं, जिनको मतलब अभी बोलना नहीं आता, उनके साथ हम यूज कर सकते हैं नॉन वर्बल टेस्ट्स। और होते हैं परफॉर्मेंस टेस्ट्स, जिसमें सिर्फ परफॉर्म, कुछ ऐसे टेस्ट्स होते हैं जिसमें सिर्फ परफॉर्म करके हम उनके जो हम मेजर करना चाहते हैं वेरिएबल, उसको हम मेजर कर सकते हैं। तो ये जो हमारे साइकोलॉजिकल टेस्ट्स होते हैं ये कैटेगराइज्ड होते हैं। They can be either verbal, either non-verbal, or performance. Now, we will read the characteristics of rating scales. First is the signs and symptoms. Some signs and symptoms which we have read in mental status examination can be measured with the help of some of the rating scales, जैसे कि thought disorders, mood disturbances, gross behaviors, social adjustments. जैसे for example मैं एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। mood disturbances के लिए हम Beck inventory test यूज कर सकते हैं for which is for depression, ठीक है। तो जो कुछ रेटिंग स्केल्स होते हैं वो साइंस एंड सिम्टम्स को मेजर कर सकते हैं। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेटिंग स्केल इज टाइम कवर्ड। जो हम रेटिंग स्केल या जो हम क्वेश्चनियर यूज कर रहे हैं, कुछ टेस्ट्स होते हैं जिनमें टाइम मेंशन होता है, और रेटिंग स्केल का मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि जिसमें टाइम की जिसमें टाइम की जरूरत होती है उसमें मेंशन होता है कि बच्चे को या एडल्ट को ये जो क्वेश्चनियर है वो इस टाइम पीरियड में कवर करना ही है। अगर उस टाइम कवर से ऊपर, उस टाइम मेंशन से ऊपर हो गया तो हम वो क्वेश्चन को हम नहीं मानेंगे। तो the time required for the particular item on the question to be covered should be mentioned in the rating scale. अगर वो लिमिट नहीं है, टाइम मतलब टाइम लिमिट is not required in that rating scale, then it is not mentioned. पर जिसमें mention है वो हमें टाइम फॉलो करना ही होता है। So the basic characteristic of rating scale is that the time covered is to be mentioned
on the rating scale. Next is the level of judgment. Now, so in some of the rating scales, the judgment of the rater or the examiner जो perform कर पा रहा है, जो rating scale हम examiner है और वो examinee है जो perform कर रहे हैं, तो हमारी level of judgment बहुत कम rating scales में require होती है. तो उस पे मेंशन होता है, जो रेटिंग स्केल्स होते हैं ना, उस पे मेंशन होता है कि कितनी हमारी जजमेंट का लेवल होना चाहिए. मोस्ट ऑफ द टाइम्स उन रेटिंग स्केल्स पे क्वेश्चंस के आंसर्स आर ऑलरेडी गिवन, पर जिसमें हमारी जजमेंट की जरूरत होती है वो ऑलरेडी वहां पर मेंशन होता है. Next is the method of recording answers. Now it varies from the questionnaire to questionnaire. कुछ questionnaire में मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था, dichotomous answers होते हैं, yes, no, true, false, present, absent. ये होते हैं dichotomous answers, या तो ये या वो, जिसमें सिर्फ 2 ऑप्शंस होती हैं. पर जो continuous होते हैं उसमें 2 से ज्यादा ऑप्शंस होती हैं, 3, 5, 7. ठीक है. और जो कॉन्टिन्यूम होता है वो बेस्ड होता है या तो सिवियरिटी पे या फिर फ्रीक्वेंसी पे. जैसे सिवियरिटी का एब्सेंट, माइल्ड, मॉडरेट, एक्सट्रीम, सिवियर, एक्सट्रीम. ये हो गया सिवियरिटी ऑफ द सिम्टम which you are testing. ठीक है. और the continuum based on frequency is like never, rare, occasionally, often. ये हो गया continuum based on frequency. ठीक है. तो जो क्वेश्चनियर में जो आंसर्स हम रिकॉर्ड करते हैं उनका मेथड क्वेश्चनियर टू क्वेश्चनियर पे डिपेंड करता है. Now here are the some of the here is the list of some of the commonly used rating scales and psychological tests. First is Hamilton A. Hamilton A is the rating scale used for anxiety. Hamilton T is the test for depression. Beck's suicidal scales, Young mania rating scales, BIPOC, brief psychiatric rating scales, BPRS, K-SATS, it is used for schizophrenia, Vanderbilt ADHD diagnostic rating scale, Vineland social maturity scale, that is VSMS, ISA, Indian scale for assessment of autism. ये कुछ रेटिंग स्केल्स हैं जो हम कॉमनली यूज करते हैं. Classification of rating scales. Basically, the rating scales are classified on the basis of 2 types. First are those rating scales which are used to form the diagnosis. कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जिनको हम यूज करके हम डायग्नोसिस हम प्रिपेयर कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ऑटिज्म को असेस करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए, अगर आपको लग रहा है कि बच्चे में वो ऑटिज्म के सिम्टम्स हैं, फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि इस बच्चे में ऑटिस्टिक फीचर्स हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को कंफर्म करने के लिए आप कार्ड्स की असेसमेंट कर सकते हैं. चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल, आई रिपीट, चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल, कार्ड्स, ये डायग्नोसिस फॉर्म करता है फॉर ऑटिज्म इन चिल्ड्रन. ठीक है. कुछ क्वेश्चनर्स होते हैं जिसको यूज करके हम डायग्नोसिस फॉर्म कर सकते हैं. कुछ जो क्वेश्चनर्स होते हैं वो बेसलाइन असेसमेंट के लिए यूज होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हैमिल्टन डी व्हिच इज यूज्ड फॉर डिप्रेशन. तो इसमें क्या होता है, जो बेसलाइन असेसमेंट होती है, बेसिकली हम उसको यूज करके हम जो हमारा जो क्लाइंट है उसके लिए हम मैनेजमेंट प्लान बना सकते हैं. वी कैन गो फॉर द मेकिंग ऑफ मैनेजमेंट प्लान बाय यूजिंग दीज
baseline assessments. These assessments help us to make the management plan both for children and for adult. ये अलग अलग होते हैं, उनमें एज मेंशन होती है कि ये क्वेश्चनियर, ये असेसमेंट हम बच्चों के लिए कर सकते हैं, एज मेंशन होती है, या एडल्ट्स के लिए कर सकते हैं. तो ये जो बेसलाइन असेसमेंट्स होते हैं, बेसिकली इट हेल्प्स अस टू मेक द फॉर्म द बेसिक मैनेजमेंट प्लान ऑफ द क्लाइंट कमिंग टू अस. Some rating scales may be used to assess the current level functioning of the child or the client coming to us. अब जैसे for example हमारे पास एक बच्चा आ रहा है और उसके पेरेंट्स आर सेइंग टू अस कि मैम हमें लगता है कि हमारे बच्चे का ना दिमाग बाकी बच्चों, इसके लेवल के बच्चों से कम है. तो we will perform either the IQ test for that child. अगर वो बहुत छोटा है IQ टेस्ट करने के लिए, तो हम उसके साथ VSMS करेंगे. बेसिकली VSMS की फुल फॉर्म है वाइनलैंड सोशल मैच्योरिटी स्केल. बेसिकली जो VSMS होता है वो बच्चे की करंट लेवल फंक्शनिंग को असेस करता है कि अभी तक वो बच्चा कितना फंक्शन में है, मतलब हर एरिया में किस कौन से एरिया में किस एज पे वो लाई करता है. ये मैं आगे VSMS की एक्सप्लेनेशन है. The Vineland Social Maturity Scale measures the differential social capacities of an individual. कि जो बच्चा है उसमें कितनी कैपेसिटी है, कौन से एरिया में कितनी कैपेसिटी है उसकी फंक्शन करने की, वो मेजर करता है. ठीक है. It provides an estimate of social age and the social questions. ठीक है. बेसिकली इसमें 8 सोशल एरियाज होते हैं जिसमें हम बच्चे को असेस करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्स्ट उसकी एरिया देखूं, सेल्फ हेल्प जेंडर, तो उसमें क्वेश्चंस आर गिवन अकॉर्डिंग टू द एज ग्रुप 0 to 15. हम एज ग्रुप 0 to 15 के लिए VSMS यूज करते हैं. तो उसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं और वी हैव टू आस्क द पेरेंट कि बच्चा कर पाता है या नहीं. उसके अकॉर्डिंग फिर हम स्कोरिंग के बाद हमें पता लगता है कि बच्चा हर एक एरिया में किस लेवल पे लाई करता है. ये जो टेस्ट होता है VSMS, बेसिकली हम पेरेंट्स के साथ ही करते हैं, बच्चों के साथ नहीं करते हैं. पेरेंट्स से पूछते हैं क्वेश्चंस. नेक्स्ट इज द ब्रीफ साइकियाट्रिक रेटिंग स्केल्स, BPRS. BPRS is a short scale used to measure the severity of the psychiatric symptomology. It has been used for decades as an outcome measure in treatment studies of schizophrenia. पहले ये स्किज़ोफ्रेनिया के लिए यूज होता था, पर अब ये साइकियाट्रिक सिम्प्टोमोलॉजी को सिवियर, मतलब उसका लेवल ऑफ सिवियरिटी अगर हमें मेजर करना हो तो we use BPRS with the clients. It is most useful for patients with fairly significant impairment. This is the brief psychiatric rating scale. It is easily available online. If you want to check it, you can go and check online. It's easily available. अब इसमें अगर हम BPRS में देखें, ऊपर स्कोरिंग दी हुई है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ये कॉन्टिन्यूअम है. तो अब आपको मुझे बताना है ये कौन सा कॉन्टिन्यूअम है. हमने 2 कॉन्टिन्यूअम्स पढ़े थे, बेस्ड ऑन सिवियरिटी एंड बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी. ये कौन सा कॉन्टिन्यूअम है, आप मुझे बताएंगे. Yes, very good. You all are correct. It's based on severity.
Next is YMRS, Young Mania Rating Scale. Basically ये जो टेस्ट है, it is used to assess the maniac symptoms in the client. इस स्केल में टोटल 11 आइटम्स हैं and it is based on the patient's subjective report. The YMRS follows the style of HAM-D with each item given in a severity rating. ये बिल्कुल HAM-D के जैसे है और उसमें भी जो continuum है वो severity पे based है. There are 4 items that are graded on a 0 to 8 scale, while the remaining 7 items are graded on a 0 to 4 scale. The usefulness of the scale is limited in population with diagnosis other than mania. Population other than mania, we cannot. It has a very limited use on the other diagnosis other than mania. If अगर हमें लगता है कि ये जो क्लाइंट हमारे पास आया है, he or she could be diagnosed with mania, so we can use with them the Young Mania Rating Scale. The YMRS is a rating scale used to evaluate manic symptoms at baseline and over time in individuals with mania. As I have already told you, कि जो Young Mania Rating Scale होता है, ये individuals with mania के साथ यूज होता है. इस स्केल को जनरली 15 to 30 मिनट्स लगते हैं कंप्लीट करने के. ये हैमिल्टन ए है. इट इज यूज्ड फॉर एंजाइटी. अब हम इसमें भी देख सकते हैं कि कॉन्टिन्यूम दिया हुआ है एंड वी हैव टू आस्क दीज symptoms. Are these symptoms present in the individual or the client coming to us? And then we have to ask the severity level from them and pick on the option given 0, 1, 2, 3, 4. I hope it is clear. This is the HAM-D. These all are present on the public sites. Now, what do they measure? What do these scales measure? First, they help us in making a diagnosis. Second, measuring the severity level by using the severity continuum. They help us in measuring the severity level of the symptom which we feel that the patient is suffering from. Tracking change in specific symptoms. अब suppose हमने एक adult का हमने HAM-D हमने perform करवाया था. After 6 months of rigorous CBT sessions और psychotherapy, हम दोबारा अगर हम वही same Hamilton D उस पर perform करेंगे तो हमें changes उसमें in some symptoms would be there. हमें खुद को लगेगा कि after some CBT sessions, after the time of 6 months of CBT session, हमें खुद को changes लगेंगे Hamilton D के result में. So this will show that yes, CBT sessions are working with the client. Symptoms जो है वो कम show होने शुरू हुए हैं. Screening for conditions that may or may not be present. अब various screening tests are used. अब suppose हमें लग रहा है कि एक adult को अगर हम बच्चे की बात करें कि एक बच्चे को हमें लग रहा है कि ऑटिज्म के फीचर्स हमें शो हो रहे हैं कि हमें इंट्यूशन हो रही है कि उसको ऑटिज्म है, तो वो स्क्रीन करने के लिए कि इसको है या नहीं, वो सिर्फ स्क्रीन करने के लिए उसके कुछ हम स्क्रीनिंग टेस्ट्स करवाएंगे, उसके पेरेंट्स से स्क्रीनिंग टेस्ट्स करवाएंगे. तो some screening tests are present just to confirm कि उसको ये मेंटल डिसऑर्डर उसमें प्रेजेंट है या नहीं. अगर उस स्क्रीनिंग टेस्ट में नो आता है तो इसका मतलब उसको डायग्नोस हम नहीं कर सकते. अगर उसको स्क्रीनिंग टेस्ट में उसका यस आता है तो आगे सिवियरिटी लेवल चेक करने के लिए कि हाँ स्क्रीनिंग में पता लग गया कि यस
there might be the diagnosis we can form the diagnosis of this particular disorder. Now to check the severity level कि किस लेवल पर वो है, तो हम उसका आगे हम टेस्ट कर सकते हैं फॉर द सेवेरिटी लेवल. अब फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको ऑटिज्म का बताती हूँ कि ऑटिज्म, अगर सपोज मेरे पास एक बच्चा आया और उसके पेरेंट्स ने मुझे सिम्टम्स बता दिए, तो उसको स्क्रीन करने के लिए मैं स्क्रीनिंग टेस्ट यूज करूंगी ऑटिज्म का, वो है एम-चैट. ठीक है, एम-चैट इज यूज्ड टू स्क्रीन द चिल्ड्रन विद ऑटिज्म. अगर तो मुझे उसका लगा कि हाँ ये डायग्नोस हो सकता है, टू चेक द सेवेरिटी लेवल, ऑटिज्म का कितना सेवेरिटी लेवल है, मैं उसका आगे करूंगी कार्ड्स की टेस्टिंग, व्हिच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस, CARS चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल. ठीक है, नाउ मेजरमेंट प्रोसीजर्स. सबसे पहले फॉर्मेट. ये जो रेटिंग स्केल्स होते हैं ये अलग अलग फॉर्मेट पे बेस्ड होते हैं. कुछ होती हैं चेकलिस्ट, सिर्फ चेक करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, सपोज मेरे पास अगर एक बच्चा आया, उसकी मदर कह रही है कि इसको एकेडमिक्स में दिक्कत आ रही है, तो जस्ट टू चेक कि उसको कहीं SLD डायग्नोस तो नहीं हो रहा. SLD मतलब स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी. तो एक चेकलिस्ट मैं उसके लिए प्रिपेयर, मतलब उसकी चेकलिस्ट निकालूंगी SLD की, एंड देन आई विल आस्क द क्वेश्चंस ऑन द चेकलिस्ट फ्रॉम द क्लाइंट्स, मतलब पेरेंट्स जो आए हैं उनके साथ, तो वो चेकलिस्ट फिल करवाऊंगी. ठीक है, कुछ होते हैं सेल्फ एडमिनिस्टर्ड क्वेश्चनियर्स. वो जो क्वेश्चनियर्स होते हैं वो उनको खुद को भरने होते हैं. जो पेशेंट होता है या जो क्लाइंट होता है उनको खुद को एडमिनिस्टर करना पड़ता है. ठीक है, सेकंड है रेटर्स. सम क्वेश्चनियर्स might be filled by the doctor. कुछ जो क्वेश्चनियर्स होते हैं वो डॉक्टर भर सकते हैं, कुछ जो होते हैं वो पेरेंट रेटिंग स्केल होते हैं, कुछ जो होते हैं वो पेशेंट रेटिंग स्केल होते हैं. अब मैं अगर आपको एग्जांपल दूं ADHD की, तो उसमें एक वैंटरबिल्ट है, वैंटरबिल्ट ADHD रेटिंग स्केल. उसमें दोनों है, उसमें पेरेंट रेटिंग स्केल भी है, उसमें पेशेंट रेटिंग स्केल भी है, और उसमें टीचर रेटिंग स्केल, उसमें 3 रेटिंग स्केल्स हैं. ठीक है, तो वी मस्ट सी कि कौन सा रेटर, मतलब कौन है जो रेट कर सकता है. डॉक्टर रेट कर सकता है, द पर्सन हिमसेल्फ, या फिर पेरेंट्स कर सकते हैं, या टीचर्स. ठीक है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. अब सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, कुछ हम जो पेशेंट्स होते हैं वो खुद ही सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं. ठीक है, कईयों के लिए हम ऑब्जर्वेशन भी यूज कर सकते हैं. ऑब्जर्वेशन इज द वेरी गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. हम खुद उसको ऑब्जर्व करते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट में हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, और दैट कैन बी अ वेरी गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. तो इट माइट डिपेंड कि हम कौन सा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं. अगर वो कंफर्टेबल नहीं है हमारे क्लिनिक में, तो हम उसके घर जाकर हम सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्ट, मतलब इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशन. अगर वो कंफर्टेबल है तो हम खुद उससे पूछ सकते हैं. अगर वो इस कंडीशन में नहीं है कि he or she can provide us information, we can ask from their parents or the informant that has come with them. Substance abuse disorders के लिए एक बहुत ही छोटा सा टेस्ट, प्रिसाइज सा टेस्ट हम यूज करते हैं, उसको कहते हैं CAGE, CAGE. There are only 4 questions in this CAGE test. Have you ever felt you should cut down your drinking? C से cut, A से annoyed, G से guilty, and E से eye opener. ठीक है, हर एक अगर तो उनका yes हुआ तो उसको स्कोर मिलेगा 1, अगर उनका no हुआ तो उसको 0 मिलेगा. ठीक है,
Scores of 1 or more need follow-up, and scores of 2 or more strongly suggest significant alcohol problems. The instrument can be administered in a minute or less, either orally or on the paper. ये जो केज जो टेस्ट है वो सिर्फ एक मिनट से कम ही लगता है, या तो हम ओरली पूछ सकते हैं जो हमारे पास पेशेंट आ रहा है, या हम पेपर पेन टेस्ट उसका कर सकते हैं. इट डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर कि वो कैसे परफॉर्म करवाना चाहते हैं. चाइल्ड एंड एडोलेसेंट रेटिंग स्केल एक चेकलिस्ट है, CBCL, चाइल्ड बिहेवियर चेकलिस्ट. It is a family or self-rated instrument that survey a broad range of difficulties encountered in children from preschool through the adolescence. One version of CBCL is designed for completion by parents of children between 4 and 18 years. ये basically तो self-rated instrument है, बच्चे को खुद बच्चे को खुद वो रेट करना है. पर एक इसका वर्जन है जो कि बाय पेरेंट्स, इट इज कंप्लीटेड बाय द पेरेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन बिटवीन 4 and 18 years of age. बेसिकली ये जो चेकलिस्ट है ये उन बच्चों के लिए है जिनको कोई भी प्रॉब्लम या डिफिकल्टी आ रही है प्री स्कूल से लेकर एडोलेसेंस तक, यानी 4 to 18 years of age. एक है कॉर्नर्स रेटिंग स्केल. ये बहुत बेसिक टेस्ट हैं जो हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं. जो कॉर्नर्स रेटिंग स्केल है वो बेसिकली ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के लिए यूज होता है. इसके अलग अलग रेटिंग स्केल्स है, फैमिली के भी हैं, टीचर के भी हैं और पेरेंट के भी हैं. तो आई गेस few seconds are left for this meeting to be over. Your questions will be attended in the next meeting. So I'll see you in the next meeting there. Thank you so much for being such a lovely audience.